हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची सहित 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। इन जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। राज्य में सर्दी का अटैक जारी है। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर को रांची सहित 12 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इन जिलों में पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, खूंटी, रांची, बोकारो और रामगढ़ शामिल हैं। 25 दिसंबर को सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में 26 से 29 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। 26 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। 27 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। 28 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और 29 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। झारखंड में सरकारी स्कूलों की वर्ष 2026 की छुट्टियां तय। शिक्षा विभाग ने जारी किया कैलेंडर। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सरकारी सहायता प्राप्त तथा अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए वर्ष 2026 की एकीकृत अवकाश तालिका जारी करते हुए छुट्टियां तय कर दी हैं। इस बार सोहराय और कर्मा का 2-2 दिनों का अवकाश स्कूलों में रहेगा, जिसमें आमतौर पर स्कूलों में अवकाश रहता ही है। 5 दिनों का अवकाश जिलों के लिए स्थानीय पर्व त्योहार को ध्यान में रखकर संबंधित जिलों द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि चांद के दिखने के आधार पर मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। विभाग द्वारा अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। विशेष परिस्थिति में विभागीय सचिव या उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त विशेष अवकाश घोषित किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में किया जाएगा। बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू। धनबाद रेल मंडल के बोकारो जिला अंतर्गत बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी में अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख यात्रियों और रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी गोमिया स्टेशन मास्टर के द्वारा बोकारो थर्मल स्टेशन को दी गई, जिसके बाद आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बोकारो थर्मल स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक शैलेश कुमार ने बिना किसी विलंब के तत्परता दिखाते हुए डीवीसी दमकल विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंची और त्वरित कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। स्टेशन अधीक्षक शैलेश कुमार ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना में किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की बात कही है। वहीं स्थानीय लोगों ने स्टेशन अधीक्षक और दमकल कर्मियों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि समय पर कार्यवाही नहीं होती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जमीन विवाद में हिंसक झड़प, 3 घायल। जिप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव पर मारपीट का आरोप, 1 युवक गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत नायकडीही गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में विनोद यादव, कुलेश्वर यादव समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नायकडीही स्थित एक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष से जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव और दूसरे पक्ष से विनोद यादव उस जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। इसी विवाद को लेकर कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद विनोद यादव ने आरोप लगाया है कि जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं दूसरी ओर छोटेलाल यादव ने भी विनोद यादव समेत अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्ष से आवेदन दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्यवाही की जाएगी। झारखंड बोर्ड जैक 9th और 11th के विद्यार्थियों के पंजीकरण पर संकट। झारखंड के सरकारी स्कूलों के 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन पर संकट मंडरा रहा है। स्कूलों में 28 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। ये अवकाश 5 जनवरी तक चलेगा। ऐसे में 11वीं के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 जनवरी, जबकि 9वीं के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 जनवरी तक है। ऐसे में छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन तय समय सीमा पर कैसे संभव होगा, इस पर किसी के पास जवाब नहीं है।
11वीं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 दिसंबर से जबकि 9वीं का 19 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। 5 दिनों तक रजिस्ट्रेशन हो सका है। अब स्कूलों का संचालन 2 दिन होना है और उसके बाद शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। शीतकालीन अवकाश पहले से ही तय था। ऐसे में कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के बीच आपस में सामंजस्य नहीं है। जब 1 साल पहले ही स्कूलों की अवकाश तालिका जारी हो जाती है, स्कूल बंद होना निर्धारित हो जाता है, तो ऐसे में उस बीच रजिस्ट्रेशन की तिथि रखना न्यायोचित नहीं है। स्कूल के शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि वे शीतकालीन अवकाश में छुट्टी पर रहें या फिर स्कूल खोलकर 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कराएं। अवकाश अवधि में भी अगर स्कूल खोलते हैं तो क्या छात्र छात्रा आएंगे, इस पर भी सवाल है। वहीं बाद में अगर जैक की ओर से रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई भी जाती है तो शिक्षकों का अवकाश भी खत्म हो जाएगा। 9वीं में करीब 5 लाख और 11वीं में 3.5 लाख छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होना है। रेलवे का बड़ा फैसला, 26 दिसंबर से यात्री ट्रेनों के किराए में बदलाव, जानिए किसे कितना देना होगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए किराए ढांचे में बदलाव करने का निर्णय लिया है। 26 दिसंबर 2025 से देश भर में सभी यात्री ट्रेनों के मूल किराए यानी बेसिक फेयर को बढ़ाया जाएगा। ये फैसला रेलवे मंत्रालय और वित्त निदेशालय की सहमति से लिया गया है। रेलवे का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य किराया संरचना को संतुलित करना है ताकि यात्रियों पर अत्यधिक बोझ ना पड़े और संचालन व्यवस्था सुचारू बनी रहे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों में किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपनगरीय यानी सबर्बन सिंगल जर्नी टिकट में कोई बढ़ोतरी नहीं, सीजन टिकट यानी मंथली और क्वार्टरली सबर्बन और नॉन सबर्बन में कोई बढ़ोतरी नहीं। इससे रोजाना यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। 26 दिसंबर 2025 से पहले जारी टिकटों पर नया किराया लागू नहीं होगा। ऐसे टिकटों पर कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। हालांकि 26 दिसंबर के बाद टीटीई या टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा बनाए गए नए टिकट संशोधित दरों पर ही होंगे। सभी स्टेशनों पर नई किराया सूची प्रदर्शित की जाएगी। पीआरएस, यूटीएस और मैनुअल टिकटिंग सिस्टम में जरूरी तकनीकी बदलाव किए जाएंगे। साथ ही रेलवे ने कर्मचारियों को समय रहते प्रशिक्षण देने और यात्रियों को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। गिरिडीह में ट्रेन की चपेट में आकर बेंगाबाद के युवक की मौत। कोडरमा सलैया रेल सेक्शन में मधुपुर जाने वाली रेल लाइन पर गुरुवार को दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। हरिचक के समीप ट्रेन की चपेट में आकर 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेंगाबाद निवासी बबलू दास के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत रेलवे और स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घर के युवा सदस्य की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जमशेदपुर में वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत, गांव में पसरा मातम। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर गुरुवार शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई। ये हादसा ओम स्टोर के समीप उस वक्त हुई जब युवक पैदल सड़क पार कर रहा था। मृतक की पहचान राजला बांध निवासी चंदन माइती के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चंदन माइती गुरुवार शाम सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चंदन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बहरागोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया। रात अधिक हो जाने के कारण शव को सुरक्षित रखा गया है। शुक्रवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल घाटशिला भेजा जाएगा। चंदन माइती की असामयिक मृत्यु की खबर जैसे ही राजला बांध गांव पहुंची, वहां मातम पसर गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। स्थानीय ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती रफ्तार और सुरक्षा मानकों को लेकर चिंता व्यक्त की है। जामताड़ा की ज्वेलरी शॉप लूटकांड को लेकर पूर्व मंत्री भड़के, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जामताड़ा जिले में ज्वेलरी शॉप में लूट और फायरिंग की घटना तूल पकड़ती जा रही है। इस मामले में बीजेपी ने पुलिस और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है, जिसकी वजह से जिले में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वर्तमान में पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि
पुलिस प्रशासन सड़क पर सिर्फ उगाही में व्यस्त है, बालू एवं कोयला से पैसा वसूल करने में लगी रहती है, जिसका परिणाम ये है कि सरेआम अपराधी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी नेता ने आगे बताया कि देवघर जिले के पंचमंदिर में अपराधी जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसका पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई है। बीजेपी नेता ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने मंत्री से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि वो दबाव बनाकर अविलंब इस घटना में शामिल अपराधी को पकड़वाने के लिए काम करें या फिर इस्तीफा दें। बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने पुलिस प्रशासन से बिना देर किए आपराधिक घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके साथ कारोबारियों ने भी पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, इसे पुलिस और जिला प्रशासन सुनिश्चित करे, नहीं तो यहां की जनता चुप नहीं बैठेगी और आंदोलन के लिए मजबूर होगी। दरअसल बुधवार की शाम जामताड़ा में सरेआम अपराधियों ने एक ज्वेलरी शॉप में धावा बोलते हुए लूट और फायरिंग की, जिसमें एक दुकानदार घायल हो गया। वहीं इस मामले को लेकर व्यावसायिक संगठन और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, जबकि दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया है। पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की खास नजर, जश्न के दौरान सड़क हादसों में लोगों की जाती है जान। दिसंबर की आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। लोग नए साल का स्वागत और जश्न मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पर जाने लगे हैं। नए साल के जश्न के दौरान पुलिस ने भी अपनी निगरानी बढ़ा दी है। कई लेवल पर कदम उठाए गए हैं। 2024 में नए साल के जश्न के दौरान पलामू में सड़क हादसों में 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालात को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पिकनिक स्पॉट और सड़कों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। लोग अक्सर नए साल का जश्न मनाने के लिए नदियों, झीलों और तालाबों के किनारे जाते हैं। 2025 में अच्छी बारिश हुई है और कई इलाकों में जल स्रोत भरे हुए हैं। हालात को देखते हुए पुलिस ने चेतावनी भी जारी की है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने कहा कि अच्छी बारिश के कारण कई जल स्रोत भरे हुए हैं। लोगों से पिकनिक स्पॉट पर सावधानी बरतने की अपील की गई है। एसपी ने कहा कि कई इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है। ड्रिंक एंड ड्राइव वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। दरअसल पलामू इलाके में कई बड़े पिकनिक स्पॉट हैं। बिहार से लोग पलामू टाइगर रिजर्व और दूसरे इलाकों में जश्न मनाने के लिए पलामू से होकर जाते हैं। लोग केचकी संगम, कोयल और सोन नदियों के किनारे पर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसे देखते हुए इलाके में कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। 51वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए साहिबगंज जिले की आरती कुमारी का झारखंड टीम में चयन। पश्चिम बंगाल कबड्डी संघ के तत्वावधान में 25 से 28 दिसंबर 2025 तक कोलकाता के सेंट्रल जेल ग्राउंड में आयोजित होने वाली 51वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए जिले की प्रतिभाशाली खिलाड़ी आरती कुमारी का चयन झारखंड राज्य टीम में किया गया है। आरती के चयन से जिले में खुशी की लहर है और इसे जिले के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा है। झारखंड राज्य टीम में शामिल होने पर आरती कुमारी को उपायुक्त हेमंत सती, उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, जिला खेल पदाधिकारी कुमार हर्ष, जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सह कबड्डी एसोसिएशन के संरक्षक राजेश यादव, मनोज कुमार, ओलंपिक संघ के सचिव माधव चंद्र घोष, संतोष कुमार उर्फ टिंकू, जिला कबड्डी संघ के सचिव वीरेंद्र कुमार साह, अध्यक्ष नवनीत कुमार सोनू, सोनेलाल मंडल, राजीव कुमार, चंदन कुमार, संजय कुमार, हर्षिता एंजेला मुर्मू, प्रमोदिनी सोरेन, आदित्य कुमार कोषाध्यक्ष, कोच योगेश यादव, अशोक साहनी, प्रकाश सिंह बादल, निमाई चौधरी, सुष्मिता सोरेन सहित जिले के खेल प्रेमियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सभी ने आरती के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी सफलता से जिले के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। रांची में नाली का गंदा पानी सड़क पर, दुर्गंध से लोगों का रहना मुश्किल। हरमू रोड स्थित कुम्हार टोली वार्ड संख्या 21 के सैकड़ों लोग पिछले 2 महीनों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वर्षों से घरों और सड़क का पानी जिस सरकारी नाली के माध्यम से बहता था, उसे हाल ही में बाउंड्री कर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके कारण नाली का पानी सड़क पर फैल गया है। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। नाली बंद होने से सड़क पर लगातार गंदा पानी बह रहा है, जिससे दुर्गंध फैल गई है। हालात ऐसे हैं कि लोग नाक ढककर सड़क पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए पुल और नाली को अवैध तरीके से बंद कर दिया गया है, जिससे नाली और पुल में पानी लबालब भर गया है। सड़क पर पानी जमने की वजह से कई घरों की चारदीवारी के भीतर गंदा पानी प्रवेश कर गया है। रोड पर पानी जमा हो रहा है। डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों के फैलने की आशंका है। लोगों ने बताया यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो कई लोगों को डेंगू जैसी बीमारी हो सकती है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने उपायुक्त और नगर निगम को लिखित आवेदन सौंपा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से अविलंब नाली को चालू कराने की मांग की है। नगर निकाय चुनाव में अगर नहीं किया ये काम तो प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। आयोग ने जारी किया सख्त निर्देश।
अगर आप नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो ये काम जरूर कर लें, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। दरअसल चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है। इसके तहत अगर आपके नाम पर उस क्षेत्र में नगर निगम या जिला प्रशासन के द्वारा अधिरोपित कोई टैक्स बकाया है तो उसे समय पर चुका दें और नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले लें, नहीं तो नगर निगम चुनाव के लिए आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने आने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर सभी जिलों को साफ निर्देश जारी किए हैं। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार जिस भी उम्मीदवार पर होल्डिंग टैक्स या किसी भी तरह का कोई और टैक्स बकाया है उसे बकाया चुकाना आवश्यक है। सभी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय इस संबंध में एक शपथ पत्र देना करना होगा। ये अनिवार्य है। काफी जद्दोजहद के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी के दूसरे सप्ताह तक इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। बैलेट पेपर के जरिए राज्य में पहली बार शहर की सरकार चुनी जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी पूरी करने में जुटी है। संभावना है कि फरवरी में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए। राज्य में 48 शहरी निकाय क्षेत्र हैं, जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाना है। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही आयोग के द्वारा अध्यक्ष और मेयर जैसे पदों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा। शहीद निर्मल महतो की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, युवाओं के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के संस्थापक निर्मल महतो की आज जयंती है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल मोड़ स्थित शहीद निर्मल महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे भी मौजूद रहे। अमर शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड निर्माण के लिए हुए आंदोलन में निर्मल महतो का अमूल्य योगदान है और उनके आदर्शों विचारों को लेकर राज्य आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि ये युवा राज्य और हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी, जब उनकी हत्या हुई थी तब वो भी युवा ही थे, हमारी युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सब नौजवान शहीद निर्मल महतो के राज्य निर्माण आंदोलन में योगदान और उनके विचारों पर गर्व करते हैं। मुख्यमंत्री ने ये संकल्प दोहराया कि आने वाले समय में अमर शहीद निर्मल महतो के विचारों को हर हाल में जिंदा रखते हुए राज्य आगे बढ़ेगा। निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 को वर्तमान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के उलियान गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगबंधु महतो और माता प्रियाबाला महतो थीं। वो अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। निर्मल महतो ने जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उसके बाद कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से बीए की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज जीवन से ही निर्मल महतो की रुचि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष और राजनीति की ओर होने लगा था। उन्होंने सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाया, फिर अलग झारखंड राज्य के लिए चलाए गए आंदोलन से जुड़ गए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन इनके आक्रामक छवि से काफी प्रभावित थे। निर्मल महतो ने छात्र संगठन ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन किया। झारखंड पुलिस के हवलदार की हत्या का खुलासा। बेटे ने ही संपत्ति व नौकरी के लालच में रची साजिश। बिहार के भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में छुट्टी पर घर आए झारखंड पुलिस के हवलदार पशुपति नाथ तिवारी की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड को अंजाम मृतक के अपने बेटे विशाल तिवारी ने अपने दोस्त मोहम्मद जीशान अहमद जिलानी के साथ मिलकर दिया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद किया गया है। पशुपति नाथ तिवारी झारखंड के हजारीबाग स्थित पीसीआर शाखा में चालक हवलदार के पद पर तैनात थे। वो 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले थे और इन दिनों छुट्टी पर अपने पैतृक गांव भगवतपुर आए हुए थे। 19 दिसंबर की देर रात उनकी हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी मणि देवी के बयान पर चांदी थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। भोजपुर एसपी के निर्देश पर तकनीकी अनुसंधान और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ी। सदर 2 एसडीपीओ ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि हत्या का मुख्य मकसद अनुकंपा के आधार पर नौकरी, पैसे और संपत्ति पर कब्जा करना था। आरोपी बेटा विशाल तिवारी नशे का आदी था और उसके पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं थे। हवलदार पशुपति नाथ ने हाल ही में 2 बीघा जमीन का एग्रीमेंट कराया था, जिसकी जानकारी विशाल को नहीं थी। विशाल को यह आशंका थी कि पिता संपत्ति अपनी विवाहित बेटी प्रियंका तिवारी के नाम कर सकते हैं। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि पशुपति नाथ तिवारी की हत्या की साजिश करीब 2 साल पहले भी रची गई थी।
पहली योजना में बाइक दुर्घटना कराकर उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। सेवानिवृत्ति की तिथि नजदीक आने पर पिछले कुछ महीनों से दोबारा हत्या की योजना बनाई जा रही थी। धनबाद में पुलिया के नीचे मिला 3 दिनों से लापता शख्स का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कालाढी पुलिया के नीचे एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान झरिया थाना क्षेत्र के भगतढी परसा टांड के रहने वाले 50 वर्षीय सुबोध कुमार सिन्हा के रूप में हुई है। वो ट्रक लोडिंग का काम करता था। इधर मृतक के परिजन इस घटना को सामान्य मृत्यु नहीं मानकर बल्कि हत्या की बात कह रहे हैं। मृतक के भाई प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि हर दिन सुबोध गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कौवा बांध स्थित ब्लैक डायमंड हार्ड कोक भट्ठा में ट्रक लोडिंग के लिए जाया करता था। 22 दिसंबर की सुबह 7 बजे वो घर से भट्ठा जाने की कहकर निकला था। शाम 5 बजे लोडिंग का काम खत्म कर वो भट्ठा से निकला था। भट्ठा के पास में ही स्थित एक साइबर कैफे में प्रिंट आउट निकालने के लिए भी वो गया था। शाम करीब 5:30 बजे पत्नी से सुबोध से बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बाद सुबोध कुमार का फोन स्विच ऑफ बताने लगा। परिजनों के मुताबिक लापता होने के बाद उसकी काफी खोजबीन हुई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। गुरुवार के दिन पुलिस द्वारा शव की जानकारी दी गई। मृतक के भाई का कहना है कि ये सामान्य मृत्यु नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने 2 लोगों पर हत्या की आशंका भी जताई है। भाई ने कहा कि सुबोध का उसके ससुराल के साथ विवाद चल रहा था। सीसीएल के लाल व लाडली योजना के लिए 2026-28 सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत संचालित सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली योजना के 2026-28 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। ये योजना वर्ष 2012 से निरंतर संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को रांची स्थित सीसीएल अध्ययन केंद्र में आईआईटी एल्यूमिनाई सीसीएल अधिकारियों द्वारा इंजीनियरिंग कोचिंग प्रदान की जाती है। साथ ही विद्यार्थियों को गांधीनगर स्थित डीएवी स्कूल में सीबीएसई पैटर्न के अंतर्गत 11वीं और 12वीं की स्कूली शिक्षा दी जाती है। छात्रों के लिए आवास की भी अलग अलग व्यवस्था की गई है, जिसमें लड़कों को सीसीएल के लाल हॉस्टल सीसीएल कॉलोनी गांधीनगर में और लड़कियों को सीसीएल कॉलोनी जवाहर नगर में आवास उपलब्ध कराया जाता है। सभी छात्रों को पौष्टिक भोजन की सुविधा भी निःशुल्क दी जाती है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में शामिल किया जाता है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। इसके अलावा समय समय पर परिवार और शिक्षक बैठकें आयोजित की जाती हैं, ताकि छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और समग्र विकास पर चर्चा की जा सके। 2026-28 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों का वर्ष 2026 में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक या उनके अभिभावक का सीसीएल के कमांड एरिया यानी किसी सीसीएल प्रतिष्ठान से 25 किलोमीटर की परिधि में निवास करना आवश्यक है। वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। हालांकि यह शर्त सीसीएल कर्मियों के आश्रितों पर लागू नहीं होगी। इस सत्र में कुल 40 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा, जिनमें सीसीएल के लाल के लिए 20 सीटें और सीसीएल की लाडली के लिए 20 सीटें निर्धारित हैं। आरक्षण झारखंड सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होगा। चयन प्रक्रिया के तहत केंद्र आधारित ऑफलाइन ओएमआर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के आधार पर अस्थायी मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन के पश्चात अंतिम चयन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य अभिरुचि और तर्क शक्ति, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित पर आधारित होगा, जिसमें कक्षा 10वीं स्तर के प्रमुख अध्याय शामिल किए गए हैं। सीसीएल अधिकारियों के अनुसार ये योजना अब तक कई सफल परिणाम दे चुकी है। योजना से जुड़े छात्र आईआईटी, एनआईटी सहित देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पा चुके हैं और वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। मॉब लिंचिंग में मारे गए कमलेश के घरवालों से मिले बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष, कहा दोषियों को मिले कड़ी सजा। गिरिडीह के जमुआ जिले के राजधनवार के सिरसाए में जमीन विवाद में युवक की पीट कर हत्या की घटना के बाद गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मानिकबाद गांव पहुंचे और मृतक कमलेश सिंह के परिजनों से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने मृतक के पिता मुंशी सिंह से घटना की विस्तार से जानकारी ली। मुंशी सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को सिरसाए के प्रदीप राय नामक शख्स उनके पुत्र कमलेश को घर से बुलाकर ले गया था। शाम में सूचना मिली कि बरोटांड गांव के किशोरी अग्रवाल और अन्य लोगों ने कमलेश की हत्या कर दी है। वहीं शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि क्रूरता की सीमा लांघकर युवक की हत्या की गई है।
इस घटना में संलिप्त दोषियों को सजा मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। गिरिडीह के एसपी से इस मामले में बात हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। शीघ्र ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने भी मृतक कमलेश के परिजनों से मुलाकात की। सतीश ने मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है। कांग्रेस ने मनाया पेसा उत्सव, ढोल नगाड़े के साथ सड़क पर निकले नेता कार्यकर्ता। हेमंत कैबिनेट द्वारा झारखंड के लिए पेसा नियमावली को मंजूरी दिए जाने से हर्षोल्लासित कांग्रेसियों ने आज गुरुवार को रांची प्रदेश मुख्यालय में पेसा उत्सव मनाया। इस दौरान कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते बिहार क्लब से कांग्रेस भवन पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस दौरान कांग्रेस के नेता एक दूसरे को पेसा नियमावली को कैबिनेट मंजूरी मिलने की बधाई देते दिखे। पेसा उत्सव में शामिल हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अखिल भारतीय कांग्रेस के स्थायी आमंत्रित सदस्य व झारखंड प्रभारी के राजू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस फैसले से झारखंड के अधिसूचित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सहभागिता, पारदर्शिता और समावेशी विकास को नई दिशा मिलेगी। कांग्रेस एवं महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र में पेसा कानून लागू करने की बात हमने थी, जो वादे हमने किया था, जिसे पूरा करके इंडिया ब्लॉक के दलों ने साबित किया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो अधिकार अधिसूचित क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए था, उस अधिकार को देने की दिशा में महागठबंधन सरकार ने रास्ता खोल दिया। पेसा उत्सव समारोह के दौरान कांग्रेस नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि पेसा कानून द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, विकास योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही सांस्कृतिक पहचान व रीति रिवाज की रक्षा की जाएगी, जिससे आदिवासियों का शोषण रुकेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।